नमस्कार साथियों, टॉपर बाबा सिविल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मध्य प्रदेश में जनजातियां पढ़ रहे हैं और उनमें से विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया और भारिया, इनका जो लेक्चर है वो आज हम आपको करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम बैगा देख रहे हैं यहाँ पर। तो बैगा का अर्थ क्या होता है? जादूगरनी, जो ज़्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़ के सरगुजा, मध्य प्रदेश और बिहार में निवास करने वाली जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं, स्टेट को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कौन कौन से स्टेट में ये जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र है जहाँ पर ये विशेष रूप से अधिक संख्या में ये निवास करते हैं। बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। एक तो मैंने आपको बताया बैगा का अर्थ क्या होता है, जादूगरनी। और अगर हम इसको और अगर अच्छे से बात करें, बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरोहित। इन्हें पंडा भी कहा जाता है, पुरोहित को पंडा भी कहा जाता है। इस जनजाति का विकसित रूप बिंजावर कहलाता है ना? नोट करते जाइएगा। इस जनजाति का विकसित रूप बिंझावर कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। बैगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति की आदिम जनजाति मानी जाती है। बैगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति मानी जाती है। ये भी आपका कंफर्म हो गया कि कैसी जाति मानी जाती है, द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति मानी जाती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति भी कौन है? आपकी बैगा। यह सामान्यतः मुंडा या कोल वर्ग की आदिम जनजाति है। यह भारत सरकार द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जिसे हम अभी आपको बताए थे, PVTGS। अभी तक किसी ने इसको कमेंट करके बताया नहीं है कि इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में क्या है, इंग्लिश में क्या है। इसे गोंडों की उपजाति भी माना जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि गोंडों की उपजाति कौन है, तो आप कहेंगे वहाँ पर बैगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रलाइट प्रजाति का प्रतिनिधित्व भी ये करती है। इसको भी नोट कर लीजिए। प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व भी बैगा जनजाति करती है। बैगा जनजाति करती है। विशेष रूप से आप देखेंगे, अगर इनके मूल की बात करें तो किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना के समय 2 व्यक्तियों को हल व कुल्हाड़ी प्रदान की गई। तत्पश्चात हल वाले गोंड व कुल्हाड़ी वाले नागा बैगा कहलाए। ये भी एक प्रकार की जो है विचारधारा दी गई है इनकी उत्पत्ति के लिए। बैगाओं में मुंडा विशेषताएं जबकि गोंडों में द्रविड़ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। बताया छोटा नागपुर पठार की भूमिया जनजाति की मध्य प्रदेश की ये शाखा है। भूमिया की मध्य प्रदेश की शाखा, मध्य प्रदेश की जो शाखा है उसे क्या कहा जाता है? उसे बैगा कहा जाता है। ठीक। रशेल व हीरालाल के अनुसार बैगा छोटा नागपुर पठार की आदिम जनजाति भूइयां की मध्य प्रदेश की शाखा है, जिसे बाद में बैगा कहा जाने लगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे किंवदंती के अनुसार
ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना के समय दो व्यक्तियों को दो व्यक्तियों को हल व कुल्हाड़ी प्रदान की गई प्रदान की गई जिसमें हल वाले गोंड हल वाले गोंड व कुल्हाड़ी वाले बैगा कहलाए। ये आपका पूरा हो जाता है। बैगाओं में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, मुंडा जनजाति की विशेषताएं पाई जाती हैं, जबकि गोंडों में द्रविड़ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब विस्तार जो है प्रदेश में किस किस प्रकार से है। तो मध्य प्रदेश में अधिकांश बैगा आपके पूर्वोत्तर और दक्षिण भागों में जैसे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के। तो इसमें आप देखेंगे आपका जो बेल्ट है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, शहडोल के अलावा डिंडोरी, उमरिया, इन जिलों में ये विशेष रूप से आपको जनजातियां मिल जाती हैं। बाकी आप देखेंगे बालाघाट भी है ना, और मंडला जिला है, इनमें भी जनजाति पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे हो गया सीधी, सिंगरौली, है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर शहडोल, उमरिया, ये जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ये जनजाति देखने को मिल जाती है। साथ में कुछ जिले आपके इधर के भी आते हैं, बालाघाट वाले। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिंडोरी भी इसमें जिला है, अनूपपुर भी है, उमरिया भी आता है, बालाघाट भी आता है। उप जनजाति, सब ट्राइब्स, बिंजवार, भरोतिया, नाहर, नरोतिया, राय मैना और कठ मैना। ये कथ लिखा है, यहाँ पे कठ कर लीजिएगा। कठ मैना। इस प्रकार से देखेंगे छह जो है इनकी मुख्य, इनकी भी जो कैटेगरी है वो छह भागों में विभक्त है। और आगे अपन चलते हैं, तो इसमें अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, बिंजवार जो है इनको विशेष रूप से कहना चाहिए कि सक्षम जनजाति इनमें बैगा में माना जाता है, जिनके पास कहना चाहिए कि ये धनी वर्ग है और इनके पास भूमि वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में होती है। बैगा अपने आप को जंगल का राजा कहती है। क्या कहती है? बैगा अपने आप को जंगल का बैगा अपने आप को जंगल का राजा कहती है। उत्पत्ति का जो कोई लिखित प्रमाण तो वैसे आपको इसमें इस जनजाति में मिलता नहीं है ना। जो किंवदंती है और जो आपके अभी तक के जो जांचने वाले हैं, परखने वाले हैं, उन्होंने जो बताया है, जैसे रसेल महोदय हो गए, हीरालाल महोदय हो गए, उन्हीं के अनुसार जो है, और एक आपकी किताब है द बैगास, उसमें जो प्रमाण मिलते हैं, उसी के अनुसार जो है ये आपको क्लास जो है बताई जा रही है। अच्छा, भगवान ने नागा बैगा और नागी बैगिन को बनाया था। दोनों जंगल में रहने लगे। थोड़े दिन बाद दो संतानें, पहली बैगा हुई, दूसरी गोंड हुई। ये भी एक उत्पत्ति के बारे में किंवदंती प्रसारित की गई है। सांस्कृतिक कल्चर की ओर अपन चलते हैं, तो
बैगा एक कला-प्रिय जनजाति है। कर्मा, सैला, परधौनी, फाग आदि नृत्य, गीत और दीवारों पर मिट्टी और रंग के अलंकरण इनकी कला परंपरा का हिस्सा रहे हैं। बैगा जनजाति विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति मानी जाती है। बैगा एक कला-प्रिय जनजाति है, इसका पहला पॉइंट आप डाल लीजिए। बैगा एक कला-प्रिय जनजाति है। फिर दूसरा पॉइंट आपको इसमें चल जाता है भोजन के बारे में। पेज जो है इनका मुख्य आहार का हिस्सा रहा है। मुख्य आहार का हिस्सा क्या है? पेज। इसके अलावा वे मांस, मछली और फलों का भी सेवन करते हैं। अब हम विवाह के बारे में बात करते हैं। विवाह है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के देखे जाते हैं। बैगा समाज में विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है। मामा बुआ के लड़के लड़की में विवाह होता है। लड़की को वर चुनने का अधिकार इस जनजाति में दिया जाता है। एक ही जात में विवाह वर्जित होता है, जबकि एक गोत्र में विवाह हो सकता है। एक बार रिपीट करता हूँ, एक ही जात में विवाह वर्जित होता है, लेकिन अगर गोत्र सेम है तो विवाह हो जाता है। मगनी विवाह या चढ़ विवाह इन जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है। इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। मगनी तो जैसा मैंने आपको बताया, मगनी है चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैदुल विवाह, लमसेना विवाह और उधारिया विवाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन उठवा। मगनी की तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में जो बताया था वो उसी प्रकार से होगा। उठवा विवाह देखते हैं अपन यहाँ पर। बैगाओं में इसका महत्व बहुत है। दोनों पक्षों की ओर से सगाई पक्की होने पर विवाह में लड़की का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ, माने जो लड़की का पिता होता है वो अपने सभी सगे संबंधियों को इकट्ठा करता है और बारात लेके लड़के के गांव पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? लड़के के गांव पहुंच जाता है। वहां पर क्या किया जाता है? वहां पर लड़की वाले का इंतजार करते हैं। वहाँ उनके सगे संबंधियाँ और लड़की जब पहुँचती है तो विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह संपन्न का पूरा खर्चा लड़का वाला खुद उठाता है। दूसरा आप देखते हैं चोर विवाह। बैगा में चोर विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है। इसमें लड़का लड़की राजी बाजी से भाग जाते हैं और मुकद्दम, जैसे आपका मान लीजिए कोई प्रधान है गांव का या सरपंच है ना, या फिर आप मान लीजिए कोई आपके रिश्तेदार हैं, वहाँ जाके ये भाग कर पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये कहीं भी भाग जाते हैं। पहुँचते कहाँ हैं? जो आपके गांव के मुखिया हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ से वो दबाव डलवा सकें, है ना, तो वहाँ जाते हैं। ये कहीं और नहीं भागते हैं। यदि लड़की जबरन भगाकर लाई जाती है तो लड़की के माता पिता को सौंप दी जाती है। ये इनका मुकद्दम या रिश्तेदारों का ये फर्ज होता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो लड़की जो है माता पिता को सौंप दी जाए। और यदि लड़की राजी से भागी हो तो माता पिता को बुलाकर विवाह संपन्न करा दिया जाता है। तो ये चोर विवाह नहीं कहलाता है, कहना चाहिए चोरी चोरी चुपके चुपके अपने विवाह को संपन्न कराने की एक विधि है। चलिए, अभी हमने क्या कर लिया है? उठवा विवाह देख लिया, चोर विवाह देख लिया। अब पैदुल विवाह की बात करते हैं। तो पैदुल विवाह में क्या होता है साथियों? इसमें कुंवारी लड़की अपनी इच्छा से लड़के के घर में जाकर रहने लगती है, घुस जाती है और इसकी खबर मुकद्दम को दे दी जाती है। मुकद्दम मतलब गांव का जो प्रधान है, सरपंच है, तो वो क्या करता है, वो विवाह को संपन्न करवा देता है, विवाह उनका करवा देता है। यहाँ पर उल्टा होता है, लड़के वाले दहेज देते हैं। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, विवाह में लड़की वाले डिमांड करते हैं पैसे की 100 या 200 रुपए, क्योंकि खर्चा तो यहाँ पर हुआ नहीं, लड़की जाके पहुंच गई लड़के वाले के पास में, तो इसलिए जो है तो कुछ राशि जो है ये उनसे खर्च के रूप में लेते हैं। किससे लेते हैं? लड़के वाले से। कौन मांगता है? लड़की वाले के घर वाले। तो यदि लड़के लड़के का पिता खर्च नहीं देता है तो लड़के को अपने ससुर के घर लमसेना बनकर 3 साल तक रहना पड़ता है। लमसेना का मतलब यहाँ पर दामाद से है। लमसेना क्या कहा जाता है? एक मिनट।
लमसेना का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? दामाद। दामाद को ही लमसेना कहा जाता है। तो वो क्या करता है, 3 वर्ष तक अपने ससुर की सेवा करता है, और जब उसका राशि संपन्न जो उन्होंने मांगी है उतनी राशि हो जाती है, तो उसके बाद जो है विवाह संपन्न करा दिया जाता है। बहुत अच्छी प्रथा है कहने को। अब लमसेना विवाह के बारे में अपन बात करते हैं। लमसेना विवाह, यहाँ पर क्या होता है साथियों, कि लड़के का पिता विवाह करने में असमर्थ हो तो लड़का लड़की के पिता के यहाँ सेवा करने के लिए चला जाता है। इसमें से आप ये समझिए, यदि लड़का वाला लड़की वालों को दहेज नहीं दे पाता है, असमर्थ होता है, वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो लड़के का जो पिता है विवाह करने में असमर्थ होने के कारण अपना लड़का लड़की के पिता के यहाँ सेवा करने के लिए भेज देता है, कि वो अपने ससुर की सेवा करेगा, और उसके बाद जो है क्या, उससे प्रसन्न होकर जो उसके ससुर हैं उनकी आपस में रजामंदी से विवाह संपन्न करा देंगे। ऐसे युवक को लमसेना या दामाद कहा जाता है। और ऐसा होता भी है, कहा जाता है कि 1 साल की अवधि के अंदर ही लड़की के पिता लड़के से विवाह संपन्न करवा देते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, लमसेना विवाह उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर लड़के हैं, ससुर के यहाँ जाते हैं और ससुर की सेवा करते हैं, और 1 वर्ष के बाद विवाह संपन्न हो जाता है। ये अवधि आगे पीछे भी हो सकती है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि ससुर की सेवा के द्वारा उनको जीता जाता है और उसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है। अब बात करते हैं उधारिया विवाह की। उधारिया विवाह, इस विवाह में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति नहीं मिलती है। माता पिता आपके राजी नहीं है कि आपकी शादी इस लड़के से कर दी जाए, लड़के वाले के इस लड़की से कर दी जाए, तो लड़का लड़की अपनी मर्जी से किसी भी सगे संबंधी या सगे संबंधी नहीं हैं, उनको एक उधार में माता पिता का दर्जा दे दिया जाता है कि आपको माता पिता बनाया जा रहा है। आप हमारे अगर सगे संबंधी हैं तो उन्हीं में से आप माता बन जाइए और एक जन पिता बन जाइए। यदि आप सगे संबंधी नहीं हैं तो उधार में किसी को अपने माता पिता बनाकर यह विवाह जो है संपन्न कराया जाता है, इसलिए इसे उधारिया विवाह कहा जाता है। उधार के माता पिता खड़े करके जो विवाह संपन्न कराया जाता है उसे उधारिया विवाह कहते हैं। मगनी विवाह के बारे में, छड़ विवाह के बारे में अगर आपको जानना हो तो हमारा पिछला लेक्चर देख के, जो जनजातियों के बारे में है, आप उसको, यदि आपसे नहीं बन रहा तब हमें आप बता दीजिएगा, अगले लेक्चर में हम इसको करवा देंगे, मगनी या छड़ विवाह। ठीक है। नृत्य में हमने आपको बताया कि इसमें कर्मा, परधौनी, फाग, सैला प्रसिद्ध नृत्य हैं। कला के लिए हमने आपको बताया ये टैटू गुदवाने में माहिर होते हैं। महिलाएं जो हैं तो अधिक गुदना प्रिय होती हैं, वो अपने समस्त शरीर में गुदना गुदवाती हैं। बोली में आप देखेंगे हिंदी के साथ साथ बैंगनी बोली भी प्रचलित है। इनमें इनमें एक सामरा प्रथा प्रचलित है, और हमारे कुछ एग्जामिनेशन जैसे आपका छत्तीसगढ़ सीजी एमपीपीएससी में पूछा भी गया है। तो सामरा प्रथा के बारे में जान लीजिए। मरने वाले की अंतिम सांस के समय आत्मा की तृप्ति के लिए सोने या चांदी के रुपए के ऊपर, या चांदी के सिक्के, आप मान लीजिए सोने या चांदी के सिक्के के ऊपर दही की कटोरी रखकर या दही को रखकर मरने वाले के मुंह में रखते हैं, ताकि अगले जन्म में वह व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो। इसलिए जो है तो ये प्रथा आपकी चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है? कि आत्मा तृप्त हो जाए, और साथ में क्या है, अगले जन्म में उसको जब उसका जन्म हो तो वो अधिक धन धान्य से परिपूर्ण परिवार में जन्म ले, कभी उसको कोई चीज़ की कमी ना हो। इसलिए सोने या चांदी के सिक्के पर दही रखकर उसके मुंह में रखा जाता है। ये आपकी सामरा प्रथा है। अब हम बात करते हैं वस्त्र आभूषण के बारे में। तो वस्त्र आभूषण के बारे में जब हम बात करते हैं तो, कि बैगा अपने शरीर पर बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। प्रायः पुरुष प्रायः पटका, पटका मतलब क्या होता है? पटका मतलब होता है लंगोटी। लंगोटी को ये लोग पटका कहते हैं, पहने रहते हैं। इस स्त्रियां जो होती हैं शरीर पर केवल साड़ी और कुछ नहीं, साड़ी को ही लपेटे रहती हैं।
अब जो नई समाज है उनका जो कहना चाहिए कि आधुनिक जो समाज है, पुरुष अवसर विशेष पर या आजकल जैसे आपके युवा हैं, सभी युवा बैगा जो होते हैं, हाथोस मतलब कमीज। हाथोस का मतलब क्या होता है? कमीज। कमीज का मतलब क्या होता है? आप ये मानिए कि शर्ट मान लीजिए आज का, है ना। और धोती, जैकेट, सिर पर 16 फीट का जो है तो आपकी पगड़ी 16 फीट लंबी कपड़े की पगड़ी लपेटते हैं। तो ये भी आप चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, वस्त्र और आभूषण में ये आ जाता है। हाथों से मतलब कमीज है, धोती, जैकेट, सिर पर 16 हाथ का फेटा, 16 हाथ का फेटा लपेटा जाता है। यहाँ पर फेटा का मतलब क्या है? फेटा का मतलब यहाँ पर पगड़ी है, ध्यान दीजिएगा, पगड़ी। तो ये हाथोस हो गया, ये फेंटा हो गया। अब इसके बाद बैगा स्त्रियां 3 तरह के लुंगड़े पहनती हैं: मूंगी, बिगड़ा और चकदरिया। क्या पहनती हैं? मूंगी, मूंगी के बाद बिगड़ा और चकदरिया, चक दरिया। मूंगी जो धोती होती है 16 हाथ की होती है, लाल रंग, बीच में सफ़ेद धागे से कारीगरी की जाती है इस धोती में। और बिगड़ा धोती जो होती है, दोनों छोर पर पल्ले, पल्ले में बेल बूट के साथ रेखाएं होती हैं, ये बिगड़ा धोती कहलाती है। और चकदरिया धोती जो होती है वो क्या होती है? सफ़ेद होती है। दोनों पल्लों पर फूल की बनावट बनी होती है। चौबाना धोती में लाल व सफ़ेद रंग के चैबाने होते हैं, जिसे सुहागन स्त्री पहनती है और इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। टुकड़ी धोती केवल विधवा के लिए होती है। इस प्रकार से ये 4-5 प्रकार की यहाँ पर धोती पहनती हैं स्त्रियाँ यहाँ की। सामाजिक विशेषताओं में आप देखते हैं, बच्चे के जन्म के बाद स्थानीय जड़ी बूटी जच को पिलाया जाता है, जिसे बड़ी उजहा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। बच्चे के जन्म के बाद स्थानीय जड़ी बूटी जच को पिलाया जाता है, जिसे उजहा कहते हैं, उजहा कहते हैं। बैगा पंचायत में 5 पंच होते हैं: मुकद्दम, दीवान, समरथ और कोटवार और दवारी। कौन कौन होते हैं 5 पंच? मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवारी। पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। बैगा जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज होता है। समाज में के परिवार में आपका जो प्रधान होता है पिता होता है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है, लेकिन बाल विवाह यहाँ पर निषिद्ध है। ब्राइड प्राइस भी प्रचलित है, मतलब वधु मूल्य। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे के जन्म के बाद स्थानीय जड़ी बूटी जच को पिलाया जाता है। उसके बाद सोअर उड़ाई, जन्म के 6 दिन जब हो जाते हैं, नवजात शिशु का नारा सूख कर जब गिर जाता है तो इसे सोअर उड़ाई कहते हैं। इसी दिन छठी पूजन भी होता है। सोअर उड़ाई क्या बताया यहाँ पर? एक तो आपको बताया जड़ी बूटी वाला जच, दूसरा हो गया आपका सोअर उड़ाई। सोअर उड़ाई। और इसमें क्या होता है, जन्म के 6 दिन बाद जब शिशु का नारा सूख कर गिर जाता है तो सोअर उड़ाई इसे कहा जाता है। इसी दिन छठी की पूजा भी, छठी पूजन किया जाता है, छठी पूजन। वहीं आप देखेंगे छठी के दूसरे दिन शिशु का पिता शिशु के सिर के बाल काट देता है, इसे बैगा झालर कहते हैं। इसी छठी पूजन के दूसरे दिन अगर आप देखेंगे, सेकेंड डेज,
शिशु का पिता शिशु के सिर के बाल को काट देता है, जिसे बैगा झालर कहा जाता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे चाहते हैं तो इसे मैं लेक्चर लेकर आपको पढ़ा भी दूंगा और अच्छे तरीके से। कमेंट करिएगा। भाई, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप जानने के लिए तत्पर हैं, तो उसके अनुसार जो है हम और प्रयास ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। तो बैगा समूह में रहते हैं। कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। गांव को टोला कहते हैं। संपन्न बैगाओं के यहाँ उठने बैठने के लिए घर की बाजू में एक मकान होता है, इसे बैगा बंगला कहते हैं। जो संपन्न लोग हैं, है ना, जैसे बिंजवार हो गए। टोला में मुकद्दम की मर्जी से एक अहीर, एक अगारिया और एक गुनिया को बसने की आज्ञा दी जाती है। टोला में मुकद्दम की मर्जी मतलब जो गांव का प्रमुख है, सरपंच है, उसकी मर्जी से एक अहीर, एक अगारिया और एक गुनिया को बसने की आज्ञा दी जाती है। फिर इसी प्रकार से अहीर बैगाओं के मवेशी चराते हैं, उनको अहीर कहा जाता है। अगरिया कौन है? लोहे का काम करने वाले जो होते हैं उन्हें अगरिया कहा जाता है। गुनिया कौन है? तो गुनिया यहाँ पर विशेष रूप से कई एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। बीमारियों में जड़ी बूटी झाड़ फूँक करने वाले जो आपके होते हैं उन्हें गुनिया कहा जाता है। महलोन का पत्ता बैगा की थाली होता है। इसका पत्ता, महलोन का पत्ता, महलोन का पत्ता बैगा की थाली होता है। ध्यान दीजिएगा। फिर पेंज इनका प्रमुख भोजन होता है, ये मैंने आपको बताया भी है। साथियों, पर्व त्योहार के बारे में बात करें तो बिदरी बैगाओं का बीज बोने के पूर्व का त्योहार है। छेरता बैग बच्चों का त्योहार है। गांव के दूर दूर लड़के लड़की हाथ में छड़ी लिए साधु का वेश बनाकर घर घर जाकर छेरता मांगते हैं। समाज में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पुरुष जो होता है वो परिवार का प्रधान होता है, लेकिन स्त्रियों का अनादर पूरे बैगा समाज का अनादर माना जाता है। ये बहुत अच्छी इनकी परंपरा है। बैगा पंचायत में जो 5 पंच होते हैं, मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, दीवान मुकद्दम का सहायक होता है। ये सब वंशानुगत होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुकद्दम भी और दीवान। कोटवार जो होता है, डोडी पीटना, चौकीदारी करना, निर्णय सूचना, ये सब कोटवार का काम होता है। अगर हम दवारी या द्वार का बात करें तो गांव का पुरोहित या पंडा जो होता है, वैद्य जो होता है, उसे द्वार कहा जाता है। समरथ, समरथ जो है सामाजिक कार्यों व अतिथि आने पर जो इनका कार्य होता है वो उनको समरथ कहा जाता है। सामाजिक कार्यों को करने के लिए इनका मतलब विशेष रूप से इनको अथॉरिटी दी जाती है, और अतिथि आने पर उनके साथ जो कार्य किए जाते हैं उनको समृद्ध देखता है। बैगा जो है आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो बैगा केवल दहिया या बेवर खेती, व्यवहार खेती करती है। इसमें हल नहीं चलाते हैं क्योंकि ये धरती माता को माँ के रूप में पूजते हैं। उनका कहना ये रहता है कि अगर हम हल चला देंगे तो धरती माँ का सीना फट जाएगा, इसलिए वो व्यवहार खेती जो है करते हैं। टोकनियाँ बनाना, जंगली पैदावार को इकट्ठा करना इनका मुख्य आर्थिक स्रोत है। उनको बेचते हैं, उसके बाद जो है तो पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं एवं विश्वास की बात करें तो ये धार्मिक अधिक ना होकर जीववाद पर विश्वास करते हैं। 1931 की जनगणना में बैगा को एनिमिस्ट लिखा गया है ना। क्या लिखा गया है? एनिमिस्ट। 1931 की जनगणना में चौंगी सराई के पत्ते में तंबाकू भरकर तत्काल बनाई जाती है। चौंगी सराई के पत्ते, है ना। बैगा जो बोली बोलते हैं वह छत्तीसगढ़ी का विकृत रूप है। गोंडी के शब्दों का मिलन रूप से जो बनाई गई है वही बैगा की बोली है। बैगा कला, नोह डोरा, दीवारों पर दोहरी खींची रेखाओं से कलात्मक आकृति बनाते हैं। सजन या मगरोही लकड़ी की कारीगरी करने वाले होते हैं। नृत्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था, एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों ही इस नृत्य करते हैं। पुरुष कमर में लहंगे नुमा घेरेदार साफा पहनते हैं। शरीर पर कमीज, सलूखा जिसे कहा जाता है। सिर पर चाक नुमा पगड़ी और मोर पंख लगाते हैं। दशहरा में नृत्य जो है वो प्रसिद्ध होता है। कर्मा नृत्य, बैगानी कर्मा, बैगानी कर्मा पारंपरिक नृत्य है। झटपट नृत्य,
कर्मा नृत्य का ही एक अंग है। रीना नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। सैला नृत्य चांदनी रातों में किया जाने वाला, हाथ में डंडा लेकर किया जाने वाला नृत्य सैला नृत्य कहलाता है। बिल्मा नृत्य विवाह नृत्य भी, विवाह में जो नृत्य किया जाता है उसे बिल्मा नृत्य कहते हैं। भड़ोनी नृत्य, ये भी विवाह नृत्य है, बारात के सामने महिलाओं द्वारा किया जाता है। परधौनी नृत्य, ये भी विवाह नृत्य है जो बारात आगवानी में किया जाता है। बैरियन इल्विन ने बैगा जनजाति पर द बैगास नामक पुस्तक लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विशेषताओं के बारे में हमने बात कर ली है और आर्थिक विशेषताओं के बारे में हमने एक पॉइंट बताया है। वे बेसिकली झूम खेती करते हैं जिसे बेबर या पोडो प्रणाली कहा जाता है। वे झाड़ फूक भी करते हैं, लघु वनोपज शहद हर्रा आदि एकत्र करते हैं। वे फिशिंग करते हैं, शिकार करते हैं। वे वन जड़ी बूटियों औषधियों से भी रोगों का उपचार करते हैं। वे खेती के लिए बैल को काम पर लगाते हैं, पर हल का प्रयोग नहीं करते हैं, हल का प्रयोग नहीं करते हैं। डंडोरी मंडला में कृषि भूमि को बैगाचक, शहडोल में गोदी कछार कहा जाता है। डंडोरी मंडला में कृषि भूमि को बैगाचक, शहडोल में कृषि भूमि को गोदी कछार कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये व्यवहार कृषि करते हैं। धार्मिक विशेषताओं की बात करते हैं। बैगा हिंदू धर्म से प्रभावित है, लेकिन वे अपने लोक देवताओं का भी पालन करते हैं। बैगा साल वृक्ष की पूजा करते हैं, साल वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसे बुद्ध देव ठाकुर देव भूमि के देवता कहलाते हैं और दूल्हा देव का विश्राम स्थल भी माना जाता है। साल वृक्ष विश्राम स्थल दूल्हा देव का क्या माना जाता है? साल का जो वृक्ष है उसे माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण देवता भीमसेन, पनिहारी, रातामयी, लोहासुर, नागवंशी और बाघ देवी होती हैं। इस प्रकार से आपका धार्मिक विशेषता भी यहाँ पर पूरी हो जाती है। इस जनजाति में हमारा जो देखना ये है कि मृत्यु संस्कार कैसा होता है और जनसंख्या कितनी है इनकी। तो जब हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे साथियों, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बैगा मध्य प्रदेश में 4.15 लाख, मतलब 4,15,000 की जनसंख्या में निवास करते हैं। जो कुल जनजाति का 2.71% भाग है ना? कितना परसेंट भाग है? 2.71% भाग है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हम और आगे चलते हैं। शारीरिक बनावट कैसी होती है? तो बैगा प्रकृति पुत्र कहलाते हैं। त्वचा का रंग गहरा काला होता है, त्वचा शुष्क होती है, बाल रूखे होते हैं। त्वचा शुष्क भी होती है, रूखी भी होती है। बाल लंबे होते हैं, बाल प्रायः जो पुरुष होते हैं वो नहीं कटवाते हैं। कद जो होता है अन्य जनजातियों की अपेक्षा लंबा होता है। नाक चपटी होती है, ओंठ मोटे होते हैं। शरीर जो होता है वो गठीला होता है। बदन कैसा होता है? गठीला होता है। उपजातियों के बारे में अगर हम बात करें तो नरोतिया, भरोतिया, रैमैना, बिंजवार, नाहर एवं कठमैना, कोंडवान कुरी, गुड़ेवेवा आदि जनजातियां इनकी आप देख सकते हैं। ये आर्थिक विशेषताओं में ये बांस की वस्तुएं तथा अन्य वन उत्पाद को बेचकर आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें बैगाचक, जो प्रदेश है डिंडोरी मंडला नामक क्षेत्र, कृषि के लिए आवंटित किया हुआ है। कौन सा? डिंडोरी मंडला का जो क्षेत्र है बैगाचक, उसका नाम दे दिया गया है और इसी पे जो है कृषि के लिए उनको भूमि को आवंटन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। बैगाओं की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार झूम कृषि होता है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में बेवार कहा जाता है। बेवार यही है, या पोंडू कहा जाता है एवं दहिया कहा जाता है। ये धरती को माता मानते हैं। इनमें हल चलाना वर्जित होता है। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है। इनमें पोदा प्रथा का प्रचलन है, जिसमें बैल उधार लेकर कृषि की जाती है। पोदा प्रथा, पोदा प्रथा का प्रचलन है। कुल्हाड़ी क्या है? इनका प्रमुख औजार होता है। कुल्हाड़ी प्रमुख औजार होता है।
इसी प्रकार से बैगा समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित होती है। इनके ग्राम पुरबा कहलाते हैं, जिनकी सुरक्षा कोटवार द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से अगर हम साथियों देखें, वाद्य यंत्र में ये क्या बजाते हैं, तो वाद्य यंत्र में नगाड़ा, ढोल, नगाड़ा, ढोल और टिमली, ये वाद्य यंत्र बजाते हैं। और जो ये भोजन करते हैं साथियों, इसमें कई कैटेगरी है। बासी, इसे कहते हैं सुबह का भोजन। तेज, दोपहर का भोजन। बियारी, शाम का भोजन। ये तीनों फेमस हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है एमपीपीएससी में। धार्मिक जीवन में जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। देवी देवताओं के पुजारी को भूमिका कहा जाता है। देवी देवताओं के पुजारी को भूमिका कहा जाता है। और कुल देवता कौन होते हैं? नारायण देव, दूल्हा देव। गोत्र जो होते हैं टोटम पर आधारित होते हैं। बैगा जनजाति शेर को अपना अनुज मानती है, भाई मानती है। सुषेण वैद्य को अपना पूर्वज मानते हैं। बैरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक द बैगा में लिखा, बैगा आदिम जनजाति है एवं एकांत में रहना पसंद करती है। मंडला जमीन की सीमा संबंधी विवाद का बैगाओं द्वारा किया गया निपटारा गोंडों को मान्य होता है। सभी गोंड इसको एक स्वर में मानते हैं। बैगा जनजाति स्वयं को जंगल के राजा या प्रथम मानव जो है अपने को मानती है। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया है। बैगा चक मंडला का जो क्षेत्र है आपका, जहाँ पर सरकार ने इनको कृषि के लिए भूमि दी है, उसे बैगा चक कहा जाता है, जहाँ पर 80 से भी ज़्यादा गांव हैं। बैगाओं में मृत्यु संस्कार हम यहाँ पर देखेंगे। बैगा जनजाति में शव को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथाएं पाई जाती हैं। जलाने व दफनाने दोनों की प्रथा पाई जाती है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः सब लोगों को जलाया ही जाता है। जो लंबे समय से बीमार हैं उनको भी जलाया जाता है। लेकिन जिन जिन किसी को असाध्य रोग हो गया है, जो ठीक ना किया जा सके, या जिनकी मृत्यु हैजा, चेचक, प्लेग आदि से हुई है, ऐसे संक्रामक बीमारी से हुए मृत्यु वाले पर्सन को या व्यक्ति को क्या किया जाता है? जमी दोज, मतलब दफना दिया जाता है। बाकी लोगों को जलाया जाता है। इस प्रथा को आप ध्यान दीजिएगा, ये भी हो सकता है कि आपको मेंस में काम आ जाए। बैगाओं में मृत्यु संस्कार किस प्रकार का होता है, ऐसा पूछ लिया जाए 2 नंबर पे, 5 नंबर, 7 नंबर पे, तो आपको लिखना पड़ सकता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मृत्यु के तीसरे दिन तिजल दावन व 10वें दिन 10 कर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? मृत्यु के तीसरे दिन तिजल दावन व 10वें दिन 10वें दिन क्या किया जाता है? 10 कर्म किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों को। 10वें दिन 10 कर्म और तीसरे दिन तिजल दावन किया जाता है। इस प्रकार से आपका ये बैगा जनजाति आपकी पूरी हो गई है। इसमें से कोई भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है जो आपको समझ में ना आ रही हो, तो ज़रूर आप इसमें हमसे आप कमेंट के द्वारा पूछिएगा। हम आपको अगली क्लास में जो है इसको बता देंगे, और आपको गूगल मीट के द्वारा जो है हम आपसे बात भी करेंगे और आपको समझा भी देंगे। चलिए,
इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर साथियों ख़त्म होता है। आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको इस तरह के और सारे वीडियो जो आपके विभिन्न एग्ज़ामिनेशन में आने वाले हैं, वो आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। आप सभी का जो है इससे बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। धन्यवाद।